Hello everyone, welcome to Subhuti Miss channel. So in this channel we are going to practice the previous year questions for UGC Net Commerce. So आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं यूनिट 2 के क्वेश्चंस. यूनिट 2 इज़ योर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग और आज सॉल्व करेंगे हम जो सितंबर 2024 में शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में जितने भी आपके अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के क्वेश्चंस आए थे उनको सॉल्व करेंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन प्रॉपर सीक्वेंस. इन्वेस्टिगेशन की जो स्टेजेस होती हैं वो प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करनी है. ये आपको दे रखे हैं. प्लान वर्क टू बी डन एंड टाइमिंग, obtain instructions from the client and prepare terms of reference, then make necessary calculation to eliminate inconsistencies, then collect necessary information and documents, then formulate conclusions, analysis of findings. right? So सबसे पहले क्या आएगा? ऑप्शन बी पॉइंट और बी obtain instructions from the client and prepare terms of references. right? then प्लानिंग की जाएगी कि क्या काम करना है, टाइमिंग उसकी क्या रखनी है. देन आफ्टर दैट द इन्वेस्टिगेटर विल कलेक्ट नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स. देन आफ्टर दैट he'll make necessary calculation to eliminate inconsistencies. After that, at last, the investigator will formulate conclusion, analysis of findings. Okay, so your option, how you will arrange in proper sequence these sentences: B, then A, then D, then C, then E. This is the proper sequence. Question is transmission of shares is affected by which of the following. So इनमें से कैसे जो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स है वो इफेक्ट होता है? सेल से, डेथ, इंसॉल्वेंसी या मैच्योरिटी. सो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स कब होते हैं? जब ऑनरशिप में चेंज आता है. ठीक है, बिटवीन द पर्सन who transfers the share and between the person who receives the share. okay, so पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं अनलेस द फर्म हैज़ अ वैलिड रीजन टू प्रोहिबिट इट. ओके, सो और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है उसके शेयर्स नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे शेयर ट्रांसमिशन क्या होता है? रिफर्स टू अ शेयर ट्रांसफर दैट अकर्स व्हेन द ओरिजिनल होल्डर डाइज. कंडीशन होती है आपकी, ये जब जो ओरिजिनल होल्डर होता है अगर वो उसकी डेथ हो जाती है, अगर वो इंसेन हो जाता है, ओके, या फिर इंसॉल्वेंट हो जाता है. ये 3 कंडीशन है. ओके, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी, डेथ एंड इंसॉल्वेंसी. सो these will be the correct answer. क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट टू कंप्यूट लेबर मिक्स वेरिएंस. सो लेबर मिक्स वेरिएंस का आपको फॉर्मूला बताना है. सो यहाँ पे सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 3, लेबर मिक्स वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट रिवाइज्ड स्टैंडर्ड टाइम माइनस में एक्चुअल टाइम. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट्स ordinarily is reported as part of the earning in the period when. okay, so sale of products का जो sale of products से जो revenue आता है तो उसको हम एक पीरियड में अर्न करते हैं. ठीक है, एक ईयर में कह सकते हैं, एक ईयर में एज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू उसको रिपोर्ट किया जाता है. तो वो कब किया जाता है? okay, the sale is made, the cash is collected, the products are manufactured, the profit is computed. so जब हमारी सेल हो जाती है, ठीक है, जब हमने प्रोडक्ट बेच दिया तभी हम उसको उस पीरियड में इंक्लूड कर लेते हैं. ओके, तभी हम उसको रेवेन्यू मान लेते हैं. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. Question is calculate debt service coverage ratio from the following data.
सो ये डेटा दे रखा है, आपको क्या निकालना है, DSCR, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 50,000, देन 10% डिबेंचर्स हैं जो पेबल इन 10 ईयर्स इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में हैं, ये कितने के हैं, 1 लाख के हैं, राइट। टैक्स रेट आपका दे रखा है 50%। सो जो आपकी डेट सर्विस कवरेज रेशियो निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल पेमेंट इंस्टॉलमेंट डिवाइड बाय 1 माइनस में टैक्स रेट, राइट। सो दिस इज योर 50,000। देन इंटरेस्ट कितना है, 1 लाख पे 10% लगाएंगे, सो 10,000 प्लस इंस्टॉलमेंट कितनी है, प्रिंसिपल पेमेंट इंस्टॉलमेंट दैट इज ऑल्सो 10,000 डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट कितना है 0.50। ओके, सो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 30,000, देन 1.67 will be the answer, option number 2. Question is, the profit volume ratio of a company is 50% and the margin of safety is 40%. Calculate net profit is the sales volume. Net profit कैलकुलेट करनी है अगर आपको सेल वॉल्यूम इतना दे रखा है, कितना दे रखा है, 1 लाख, राइट। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना दे रखा है, 40% ऑफ सेल्स, सेल्स कितनी है 1 लाख, राइट। प्रॉफिट हमें निकालना है, पीवीआर कितना है 50%। सो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा 40,000, 50% यानी इसका हाफ कर देंगे, सो प्रॉफिट आपका निकल के आ जाएगा 20,000। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। Question is, a company has return on assets of 10% and profit margin is 2%. Find the total asset turnover. Total asset turnover आपको find out करनी है, तो return on assets का फॉर्मूला आपका क्या होता है, profit margin into में total asset turnover. Okay, so रिटर्न ऑन एसेट आपको प्रोवाइडेड है इन द क्वेश्चन 10%, प्रॉफिट मार्जिन कितना है 2% इनटू टोटल एसेट टर्नओवर। ओके, सो दिस विल बी योर 0.10, 0.20 इनटू टोटल एसेट टर्नओवर। सो टोटल एसेट टर्नओवर आपका निकल के आ जाएगा 0.10 डिवाइड बाय 0.02। सो ये आपका आ जाएगा 5%. Option number 2 is the correct answer. Question is, this is your comprehension. Okay, so the finance manager of ABC Limited, a company based in Bangalore, has gone on vacation. Finance manager कहाँ गया है, vacation पे गया है और टू एन आइलैंड पे गया है अपनी फैमिली के साथ। द आइलैंड हैज़ वेरी पुअर कनेक्टिविटी, आइलैंड पे कनेक्टिविटी नहीं है, एंड हैंस ही इज़ अनेबल टू मेक और रिसीव कॉल्स। तो ना तो वो कॉल्स रिसीव कर सकता है ना मेक कर सकता है। देन द CEO ऑफ द कंपनी सेंड हिम अ SMS टू प्रोवाइड सर्टेन इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो जो कंपनी का CEO है उसको SMS करता है, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, as he was unable to connect due to network problems, and CEO has a meeting with the chairman next day उसकी chairman से meeting है। Then the finance manager has no documents with him and he was also not able to take the help of internet to send the desired information due to lack of internet facility on the island. On the basis of his memory, so जो भी उसकी memory में था, so he was able to send the following information to the CEO through SMS, so which was delivered after 2 hours. Okay, so जो फाइनेंस मैनेजर हैं उसने ये इन्फॉर्मेशन किसको भेजी है, CEO को भेजी है कि करंट डेट टू
टोटल डेट रेशियो कितना है 0.40, टोटल डेट टू ओनर्स इक्विटी कितनी है 0.60, फिक्स्ड एसेट्स टू ओनर्स इक्विटी कितनी है 0.60, टोटल एसेट्स टर्नओवर है 2 टाइम्स, देन इन्वेंट्री टर्नओवर है 8 टाइम्स, देन ओनर्स इक्विटी है कितना 1 लाख। ओके, सो ओनर्स इक्विटी अगर यहाँ पे 1 लाख है, ओके, सो यहाँ पे द CEO इज पजल टू गेट द SMS एज ही वॉज अनेबल टू फाइंड द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। यू आर रिक्वायर्ड टू हेल्प द CEO, आपको CEO की हेल्प करनी है रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को फाइंड करने में इस SMS से सॉल्व करके, ठीक है, जो भी SMS में इंफॉर्मेशन दी गई है, राइट। सो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमें दे रखी है ओनर्स इक्विटी कितनी दे रखी थी 1 लाख की, राइट। सो और यहाँ पे दे रखा है टोटल डेट टू ओनर्स इक्विटी, टोटल डेट टू ओनर्स इक्विटी का रेशियो दे रखा है 0.60। ओके, सो यहाँ से टोटल डेट हमारे पास निकल के आ जाएगा 1 लाख का 60% यानी कि 60,000, ठीक। देन फिक्स्ड एसेट्स टू ओनर्स इक्विटी दे रखा है, इसका रेशियो दे रखा है 0.60। ओके, सो फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास वही निकल के आ जाएगा 60,000 का, इसका भी 60%, राइट। देन करंट डेट टू टोटल डेट का रेशियो दे रखा है 0.40। सो करंट डेट कितना निकल के आ जाएगा 60,000 का 40%, दैट विल बी 24,000। ओके, देन करंट डेट आ गया हमारे पास, टोटल डेट आ गया, तो हम लॉन्ग टर्म डेट निकाल लेंगे टोटल डेट में से करंट डेट माइनस करके। सो ये आ जाएगा 36,000, राइट। उसके बाद जो आपका दे रखा है टोटल एसेट टर्नओवर, टोटल एसेट्स टर्नओवर कितना दे रखा है 2 टाइम्स दे रखा है। सो टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल एसेट्स इज इक्वल टू 2। सो टोटल एसेट्स क्या होंगे हमारे पास, यहाँ से निकाल लेते हैं। जो टोटल लाइबिलिटी होती है हमारी वो क्या होगी, ओनर इक्विटी प्लस में टोटल डेट। ओके, टोटल डेट, सो ओनर इक्विटी कितनी है 1 लाख प्लस टोटल डेट कितना है 60,000, राइट। सो टोटल लाइबिलिटीज़ कितनी होगी हमारे पास 1,60,000 जो इक्वल टू होगी टोटल एसेट्स के, ठीक है। सो जहाँ से टर्नओवर हमारे पास निकल के आ जाएगा 2 × 1,60,000। सो टर्नओवर कितना आ गया 3,20,000, राइट। देन आपका आ जाएगा इन्वेंट्री टर्नओवर दे रखा है 8 टाइम्स, इन्वेंट्री टर्नओवर दे रखा है 8 टाइम्स। तो यहाँ पे आपका टर्नओवर डिवाइड बाय इन्वेंट्री इज इक्वल टू 8। सो टर्नओवर कितना है 3,20,000 डिवाइड बाय 8, ये आपकी इन्वेंट्री आ जाएगी विच विल बी ऑफ 40,000। सो इन्वेंट्री 40,000 आ गई, टर्नओवर यानी कि सेल्स 3,20,000 आ गया, टोटल एसेट 1,60,000 आ गई, फिक्स्ड एसेट 60,000 आ गए, राइट। सो क्वेश्चन है फ्रॉम द कॉम्प्रीहेंशन दैट कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम द डेटा गिवन इन द केस। सो हमने कैलकुलेट कर लिया है, दैट इज 40,000 था इन्वेंट्री की वैल्यू, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एज पर द रेशियो गिवन इन द केस। सो फिक्स्ड एसेट्स का रेशियो कितना दे रखा था 0.60 दे रखा था, आपकी ओनर्स इक्विटी कितनी थी 1 लाख की थी, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट कितना निकल के आ गया था 60,000, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इज फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन।
ओके, सो टोटल एसेट्स हमने फाइंड आउट कर लिए थे। हमने क्या फाइंड आउट किया था, टोटल लाइबिलिटीज फाउंड की थी, जो कि ऑनर्स इक्विटी प्लस में हमने क्या किया था, टोटल डेट को ऐड किया था, जो आपका आ गया था 1,60,000। तो 1,60,000 इज ऑल्सो टोटल एसेट्स। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ सेल्स एज पर द डेटा गिवन इन द केस। डेटा में वैल्यूज दी गई थी, तो सेल की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, जो टर्नओवर हमने निकाला था वो कितना निकाला था, 3,20,000 का। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म डेट फ्रॉम द गिवन डेटा। सो लॉन्ग टर्म डेट हमने निकाला था, टोटल डेट हमने निकाल लिया था, कितना 60,000 का निकला था। ओके, सो करंट डेट का रेशो, करंट डेट टू टोटल डेट का रेशो कितना दे रखा था, 0.40 दे रखा था। तो करंट डेट हमारे पास निकल के आ गया था 24,000। तो 64,000 में 24,000 हमने माइनस करे थे, तो जो हमारा निकल के आ गया था, ये आ गया था लॉन्ग टर्म डेट। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन इज मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। ये आपके इंड एस दे रखे हैं, इंड एस 12, 17, 19 एंड 23। सो जो आपका 12 होता है इंड एस, वो रिलेटेड होता है इनकम टैक्स से, 17 आपका रिलेटेड होता है लीजेस से, देन 19 आपका रिलेटेड होता है एम्प्लॉय बेनिफिट से, देन 23 इज रिलेटेड विद द बोरोइंग कॉस्ट। ओके, सो A4, B1, C3, D2। Question is a company forfeits 100 shares of 10 each on which 300 had been received. Okay. So 60 shares are reissued at 9 per share. 60 shares reissue किए हैं. So which one of the following amount is to be transferred to capital reserve account? Capital reserve account में कौन सा amount ट्रांसफ़र होगा? ऑप्शन दे रखे 200, 180, 120 या 60। सो आपकी जो 100 शेयर्स की 10 रुपीज़, इसकी फेस वैल्यू कितनी थी, 1000 रुपीज़, राइट। कितने रुपीज़ रिसीव हुए हैं, 300। इट मीन्स 3 रुपीज़ ईच शेयर पे रिसीव हुए हैं, राइट। सो हम कह सकते हैं 3 इंटू 100 इज इक्वल टू 300, इतने रुपए रिसीव हो गए हैं, ठीक है। सो कितने 60 शेयर्स री इशू किए, 60 शेयर्स कितने पे री इशू किए हैं, 9 पे, 540, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या 60 शेयर्स 9 पे री इशू करें, लेकिन उसकी फेस वैल्यू कितनी थी, 60 इंटू 10 थी, 600। ओके, सो इसका मतलब यहाँ पे 60 इंटू 1, 60 रुपीज़ जो है वो डिस्काउंट दे दिया है। ओके, सो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में कौन सा अमाउंट जाएगा, 60 इंटू 3। यहाँ पे ये पूरा हमें 300 नहीं लेना है, यहीं पे हम मिस्टेक करते हैं एग्जाम में। सो 3 इंटू 100, 300 नहीं करेंगे हम, 60 इंटू 3 करेंगे। ओके, 180। सो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे हम सारी। सो 180 में से हम क्या माइनस करेंगे, 180 हमें अमाउंट रिसीव हो चुका है बिफोर फॉरफीचर, देन माइनस क्या करेंगे, जो हमने डिस्काउंट दिया वो। सो 180 माइनस 60, तो बचा कितना, 120। तो 120, दिस इज द अमाउंट विच विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर केसेस ऑफ फंड्स फ्लो। फंड्स फ्लो के केसेस कौन कौन से हैं, पेमेंट ऑफ ट्रेड क्रेडिटर्स by sale of land, yes, this is the case of fund flow. Option B, cash collection from debtors, this is not the case of fund flow. Then purchase of furniture by issue of bills payable, so this is also the case of funds flow. Then payment of long term loan by cash, then this is also the case of fund flow. Then payment of bills payable by cash, so this is not the case of fund flow. So option A, C and D are the cases of funds flow.
Question is, if selling price per unit is 56, variable cost per unit is 32, and total fixed cost is 60,000, what is the number of units that used to be sold in order to achieve a profit of 84,000? So 84,000 को profit achieve करना है तो कितनी units sold करनी है? So इसका formula हम लगा देंगे, units to be sold. क्या फॉर्मूला होता है इसका? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? सेलिंग प्राइस माइनस में वेरिएबल कॉस्ट, राइट. सो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 60,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है? 84,000. सेलिंग प्राइस कितना है? 56. वेरिएबल कितनी है कॉस्ट? 32. सो ये आपका सॉल्व करके आ जाएगा 144,000 डिवाइड बाय 24, देन आपकी यूनिट्स आ जाएंगी ये 6,000. ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. Question is, which of the following are true in case of internal reconstruction? So internal reconstruction में क्या क्या होता है? The existing कंपनी इज लिक्विडेटेड. एग्जिस्टिंग कंपनी लिक्विडेट नहीं होती है, वाइन अप नहीं होती है. नो न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड. हाँ, कोई भी नई कंपनी फॉर्म नहीं होती है, उसकी इंटरनली रिकंस्ट्रक्शन होती है. देन देयर इज सर्टेन रिडक्शन ऑफ कैपिटल एंड समटाइम्स लाइबिलिटीज आर ऑल्सो रिड्यूस्ड. दिस इज ऑल्सो ट्रू इन द केस ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. द न्यू कंपनी इशूज फ्रेश कैपिटल. नो. Then E, it is done as per section 66 of the Companies Act. Yes, true. So option number B, C and E will be the correct answers. Question is, which of the following is known as backbone of auditing? So auditing की backbone किसको बोला जाता है? बोला जाता है vouching को. Option number 3. Question is, the current ratio of a company है 2:1. Which of the following suggestions would improve the current ratio? So कौन से suggestion improve करेंगे current ratio को? Purchase of stock for cash, cash collection from debtors, then pay a current liability, then purchase of fixed assets. Okay, so the option number 3, pay a current liability. This will improve the current ratio of the company because it will reduce the current liabilities without reducing current assets. Okay, जिससे क्या होगा? current ratio increase हो जाएगा. Question is, arrange the following steps of activity based costing. So activity based costing के steps होते हैं वो proper sequence में लगाने हैं. So स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिव्यू फॉलो अप, ये तो आपका लास्ट में आ जाएगा. देन आइडेंटिफाई मेन एक्टिविटीज, देन प्रोसेस स्पेसिफिकेशन, देन आइडेंटिफाई नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी एंड कॉस्ट पूल्स, देन सिलेक्शन ऑफ एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर्स एंड ट्रेसिंग ऑफ कॉस्ट विद ऑब्जेक्ट. सो सबसे पहले क्या आ जाता है आपका? सबसे पहले आएगा प्रोसेस स्पेसिफिकेशन, राइट. देन आइडेंटिफाई मेन एक्टिविटीज, उसके बाद आ जाएगा आइडेंटिफाई नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी एंड कॉस्ट पूल्स. आफ्टर दैट सिलेक्शन ऑफ एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर्स एंड ट्रेसिंग ऑफ कॉस्ट विद ऑब्जेक्ट्स, देन स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिव्यू फॉलो अप. ओके, सो दिस विल बी CBDEA will be the proper sequence of activity based costing. सो थैंक यू सो मच. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कंटेंट अच्छा लगा, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. मैं ऐसे ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेके आती रहूँगी. थैंक यू सो मच.